नमस्कार। रसायन विज्ञान के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है आवर्त सारणी। तो रसायन विज्ञान से संबंधित आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर को देखेंगे और इसकी चर्चा करेंगे और इसके बारे में विस्तार से समझेंगे। तो हम जानते हैं कि आवर्त सारणी क्या होती है। अगर आवर्त सारणी को परिभाषित किया जाए, इसको पीरियोडिक टेबल बोला जाता है अंग्रेजी में। तो आवर्त सारणी एक प्रमाणित तौर पर रसायन शास्त्र का अत्यंत महत्वपूर्ण विचार है। किस तरीके का विचार है? ये विचार इस बात का प्रमाण है कि दुनिया में जो भी तत्व पाए जाते हैं, ये तत्व ऐसा नहीं है कि ऐसे ही हो, बाकायदा इनकी गणना की जा सकती है, इनको क्रम से लगाया जा सकता है। ये कण भी अपने आप में अव्यवस्थित नहीं है, ये जितने भी तत्व हैं सब व्यवस्थित हैं। इस बात से संबंधित है, ये उदाहरण है आवर्त सारणी। तो याद रखिएगा। तो आवर्त सारणी में क्या होता है, तत्व होते हैं जो दुनिया में पाए जाते हैं, इनको व्यवस्थित समूह में समानता प्रदर्शित करते हैं ये तत्व। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आवर्त सारणी। तत्व सभी प्रकार के पदार्थों की मूल इकाई होते हैं। हम जानते हैं सन 1800 में केवल 31 तत्व ज्ञात थे। आप देखेंगे तो 1800 में केवल 31 तत्वों का हमें पता था, लेकिन आगे चल के 1865 तक हमें 63 तत्वों की जानकारी थी। और आज की अगर बात करें, वर्तमान की बात करें, तो हमें वर्तमान में 118 तत्वों की जानकारी हो चुकी है। हम इस दुनिया के 118 तत्वों से परिचित हैं, जिनमें बहुत सारे तत्व होते हैं। हीलियम होता है, हाइड्रोजन होता है, बेरिलियम होता है, और भी अन्य तत्व होते हैं। बहुत लंबी संख्या है, अभी हम इनको एक एक करके समझेंगे। तो वर्तमान में 118 तत्वों का हम पता लगा चुके हैं। इनमें से हाल में खोजे गए तत्व मानव निर्मित हैं। मानव निर्मित हाल में खोजे गए तत्व मानव निर्मित हैं, और ये तत्वों का वर्गीकरण समूहों और आवर्तता नियम और आवर्त सारणी का विकास वैज्ञानिकों द्वारा अनेक अवलोकनों तथा प्रयोगों का परिणाम है। तो इस तरीके से आइए बात करते हैं आवर्त सारणी के इस विचार पर पूरे इत्मीनान से और विश्लेषण के साथ। ठीक है, तो क्या है आवर्त सारणी को हम देख लेते हैं इसको परिभाषा। तो तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर एक निश्चित नियम के अनुसार सजाने के लिए आवर्त सारणी बनाई जाती है। अगर कोई कहे कि आवर्त सारणी की जरूरत ही क्यों है, तो उनके गुणधर्म के आधार पर सजाने के लिए। क्योंकि आप देखेंगे एक क्रम के बाद जो तत्व होते हैं, बहुत सारे तत्व एक जैसे गुणधर्म रखते हैं। उदाहरण के तौर पर ये तत्व जैसा ज्वलनशील होगा, ये भी ज्वलनशील होगा, ये भी ज्वलनशील होगा। जैसे ये वाला तत्व है, ये अक्रिय होगा, तो ये भी अक्रिय होता है, ये भी अक्रिय होगा। तो ऐसे बहुत सारे तत्व होते हैं जो एक जैसे गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। तो इसी के लिए इनको एक निश्चित आकार में, निश्चित तरीके से सजा दिया जाता है, ताकि इनको पहचाना जा सके। तो आवर्त सारणी बनाने का सर्वप्रथम प्रयास डेविनियर नाम के एक वैज्ञानिक ने किया था। डेविनियर नाम के एक विद्वान ने किया था। इन्होंने ट्राइपेड या त्रिक, इसको बोलते हैं त्रिक का नियम, ट्राइपेड नियम दिया, जो औसत पर आधारित था। ये औसत देखते थे, इसमें जो एक जैसे तत्व होते हैं इनका औसत के हिसाब से एक ये सारणी बनाते थे। इस तरीके से यहाँ पर तत्व होता था, इसका परमाणु भार, इस पर फिर से इस तरीके से ये 3 भागों में बांट देते थे एक सारणी को। तो इनका ये विचार आगे चल के बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हो सका, हालांकि इनका योगदान महत्वपूर्ण है। आगे चल के न्यूलैंड नामक एक विद्वान थे, इन्होंने आवर्त सारणी बनाने के लिए अष्टक नियम दिया। इन्होंने अष्टक का नियम दिया। ये अष्टक का नियम अलग है और वो गैसों वाला अष्टक नियम अलग है। ठीक है, अष्टक नियम दिया, दोनों को मैच मत कीजिएगा, हालांकि समानता है, लेकिन फिर भी अभी हम दूसरे सेंस में बात कर रहे हैं। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम दिया। न्यूलैंड तथा डेविनियर दोनों ने सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। जो मतलब इनको आवर्त सारणी बनाने के लिए इनके सिद्धांत थे, इन दोनों को अस्वीकार कर दिया गया। आगे चल के आप देखेंगे, आगे चल के तो आवर्त सारणी बनाने में पहली सफलता कब मिलती है? पहली सफलता मेंडलीफ को मिलती है। इन दोनों के आवर्त सारणी संबंधी जो नियम थे, ये सोचते थे कि आवर्त सारणी ऐसी बनाई जा सकती है, ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। आगे चल के जो मेंडलीफ थे, ये रूस के वैज्ञानिक थे मेंडलीफ, तो मेंडलीफ को इनको सफलता मिली। मेंडलीफ को आवर्त सारणी का इनको जनक कहा जाता है, रूसी वैज्ञानिक मेंडलीफ। तो मेंडलीफ का आवर्त सारणी में आप देखेंगे तो इनकी आवर्त सारणी में
आप देखेंगे 7 आवर्त तथा 9 वर्ग थे। अभी हम बात करेंगे क्या होते हैं आवर्त तो क्या होते हैं वर्ग, इसकी हम बात करेंगे अभी आगे चल के। तो ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी, इनकी पीरियोडिक टेबल थी, ये परमाणु भार के बढ़ते क्रम में आधारित थी। परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में आधारित थी, अर्थात वह परमाणु भार का आवर्तित फलन थी। ये परमाणु भार का आवर्तित फलन थी इनकी जो आवर्त सारणी थी मेंडलीफ साहब की। तो मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल में उन तत्वों को रखा जिनकी खोज हो गई थी और उन तत्वों के लिए खाली स्थान छोड़ दिया जिनकी खोज नहीं हुई थी। इन्होंने फ्यूचर का एक दृष्टिकोण अपनाते हुए कि अभी बहुत सारे तत्व नहीं खोजे गए होंगे, इसके लिए उन्होंने बहुत सारी खाली जगह भी छोड़ रखी थी अपनी आवर्त सारणी में। ये एक महत्वपूर्ण है, इसलिए इनकी आवर्त सारणी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। हालांकि जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसकी बात अभी हम करेंगे, लेकिन मेंडलीफ के बारे में हमें जानना जरूरी है। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दोष क्या हुआ करते थे, क्यों इनकी आवर्त सारणी के बाद एक और आवर्त सारणी बनाने की जरूरत हुई? तो मेंडलीफ ने हाइड्रोजन तत्व है इसके लिए कोई निश्चित स्थान नहीं दिया। हाइड्रोजन को आवार तत्व कहा जाता है इनकी आवर्त सारणी के हिसाब से। इन्होंने समस्थानिकों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। हमने पढ़ा था समस्थानिक होते हैं और संभारक होते हैं, तो इन्होंने समस्थानिकों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी इनकी आवर्त सारणी में। अक्रिय गैसों के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा मेंडलीफ जी ने। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये सब इनकी आवर्त सारणी में दोष हुआ करते थे। आगे जाके आप देखेंगे आवर्त सारणी में ही तो मोस्ले नाम के एक विद्वान आते हैं। मोस्ले या मोजले भी बोला जाता है इनको, मोजले। आप एनसीईआरटी में देखें तो मोजले नाम लिखा हुआ मिलेगा आपको, इनको मोस्ले भी कहा जाता है। तो मोस्ले ने आवर्त सारणी को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में सजाया। इन्होंने क्या किया, जो परमाणु क्रमांक इसके बढ़ते क्रम में इन्होंने सजाया। जबकि जो मेंडलीफ थे इन्होंने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाया था, लेकिन इन्होंने मोस्ले ने परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में सभी तत्वों को सजाया। और फिर आप देखेंगे इनके जो पीरियोडिक टेबल थी, तत्व परमाणु संख्या के आवर्ती फलन थे। तो जो तत्व थे इनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन थे। तो इसीलिए मोस्ले को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। उनको आवर्त सारणी के जनक कहा जाता था, इनको आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। याद रखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त तथा 18 वर्ग हैं। 7 आवर्त है तथा 18 वर्ग हैं। आइए इनको देख लेते हैं। 7 आवर्त तथा 18 वर्ग, ठीक है। तो ये इनकी आवर्त सारणी संबंधित है। चलिए आइए बात कर लेते हैं इनकी। तो बाएं से दाएं अगर आप क्षैतिज भाग को आवर्त जो आप सारणी देखेंगे तो जो बाएं से दाएं की तरफ ऐसे बॉक्स होते हैं इनको आवर्त कहा जाता है और इनकी संख्या कुल 7 है। आप देखेंगे इस 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5, 6, 7। इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इनको आवर्त कहा जाता है। तो इनकी संख्या कितनी है, टोटल 7 है। तो इस तरीके से जो पीरियोडिक टेबल में आवर्त हैं। इसके अलावा पीरियोडिक टेबल में वर्ग हैं। तो वर्ग कितने हैं, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ऊर्ध्वाधर रेखा को वर्ग कहा जाता है। तो कैसे होती है ये वर्ग, तो आप देखेंगे ऊपर से नीचे की रेखा को ये वर्ग कहा जाता है। इसके अलावा ब्लॉक होते हैं। ब्लॉक क्या होते हैं, कुल 4 ब्लॉक होते हैं आवर्त सारणी में। 4 ब्लॉक होते हैं। ये 4 ब्लॉक कौन कौन से होते हैं, ये ब्लॉक होते हैं एस, ये सब स्मॉल में है याद रखिएगा, एस, पी, डी, एफ, 4 ब्लॉक होते हैं। तो ये कौन सा तत्व किस ब्लॉक में जाएगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकक्षा में है। इस आधार पे इनका ब्लॉक के हिसाब से वर्गीकरण होता है। तो ये भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए तो ये आप सभी याद रखेंगे। अगर हम वर्ग की बात करें तो कुल 18 वर्ग हैं, कुल 18 वर्ग मिलते हैं इसमें आवर्त सारणी में। तो एक बार हम देख लेते हैं इसमें से किस तरीके से ब्लॉक और वर्ग बटे हुए होते हैं, इनको हम देख लेते हैं। अगर हम एक चित्र बनाएं, एक ग्राफ बनाएं हम, तो ये आप
आप देखेंगे ये 1 से 2 वर्ग हो जाएंगे, 1 से 2 वर्ग हो जाएंगे। यहाँ पे ये S ब्लॉक हो जाएगा, ये D ब्लॉक हो जाएगा, ये D ब्लॉक में 3 से 12 वर्ग होगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 13 से 18 वर्ग हो जाएंगे, ये P ब्लॉक होगा। और यहाँ पे आपको नीचे F ब्लॉक मिलेगा आवर्त सारणी में। ठीक है, इस तरीके से आवर्त सारणी में आपको सारे ब्लॉक मिलते हैं और सारे वर्ग मिलते हैं। अब सबकी अपनी एक विशेषता होती है आवर्त सारणी में। आइए इन विशेषताओं को देखते हैं। P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक की अभी इसमें बात करेंगे हम चित्र के माध्यम से। तो आवर्त सारणी की विशेषताओं को अगर देखें तो प्रथम वर्ग के तत्व क्षारीय धातु कहलाते हैं। ये जो प्रथम वर्ग के तत्व हैं ये क्षारीय धातु कहलाते हैं। लिथियम, इसमें पोटेशियम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्षारीय धातु कहलाते हैं। इसके अलावा दूसरे जो वर्ग के तत्व हैं ये क्या कहलाते हैं? ये मृदा धातु कहलाते हैं। ये मृदा धातु कहलाते हैं। तो ये दूसरे वर्ग के सभी तत्व ये क्षारीय मृदा धातु इनको कहेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। क्षारीय मृदा धातु, ये क्षारीय धातु कहलाते हैं और ये दूसरे क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। 3 से 12 तक के तत्वों को आप देखेंगे, यहाँ से 3 शुरू होता है, ये 12 है, ये सब वर्ग हैं। तो 3 से 12 तक के वर्ग को डी ब्लॉक कहते हैं। ये आप देख लीजिए डी ब्लॉक लिखा हुआ है, डी ब्लॉक कहते हैं इसे। डी ब्लॉक में सभी तत्व धातु होते हैं, इसमें पूरी तरह सभी धातु होते हैं। इसे संक्रमण धातु भी कहते हैं, ट्रांजिशन मटेरियल भी कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं, क्योंकि इनकी संयोजकता परिवर्तित होती रहती है। तो संयोजकता क्या होती है अभी आगे चल के बात करेंगे, वैसे भी पहले बात कर चुके हैं लेकिन आगे बात करेंगे। परिवर्तित होती रहती है, रंगीन यौगिक बनाते हैं। और इसी ब्लॉक में बहुमूल्य धातुएं भी पाई जाती हैं, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया। ठीक है, जैसे ये कॉपर आप देख रहे हैं, ये एजी देख रहे हैं, यही तो है आपके सोना चांदी। तो और इसमें पारा भी हो गया, देखिए। तो इस तरीके से बहुत ही सारी महत्वपूर्ण धातुएं इसी वर्ग में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये आप वर्ग याद रखेंगे। जिंक हो गया आपका, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, फेरस हो गया, लोहा, तो सारी महत्वपूर्ण धातुएं। इसके अलावा 13 से 18 वर्ग, ये पी ब्लॉक हो गया। ये पी ब्लॉक पे चलते हैं। तो ये जो पी ब्लॉक है इसमें 13 से जो 18 वर्ग वाले तत्व पी ब्लॉक में आते हैं। इस ब्लॉक में धातु, अधातु, उपधातु सभी पाए जाते हैं। धातु, अधातु, उपधातु, ये सभी तत्व पाए जाते हैं। आप देखेंगे 16 वर्ग के तत्वों को कैलोजन कहते हैं। इसमें से जो 16 वर्ग के तत्व है इसको क्या कहते हैं? कैलोजन। इनको कैलोजन कहा जाता है क्योंकि इनमें अयस्क की प्राप्ति होती है, इनसे अयस्क की प्राप्ति होती है, इसलिए इनको कैलोजन कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे सल्फर आप देख रहे हैं, सल्फर यहाँ पे है तो सल्फर से ही प्राप्ति होती है। ठीक है, जो 17 वर्ग है, 17 वर्ग के तत्वों को हैलोजन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको हैलोजन कहते हैं। हैलोजन, हैलोजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें नमक पाया जाता है, इनसे नमक बनाया जा सकता है, इनसे नमक बनाया जा सकता है। ठीक है, नमक बनाया जा सकता है जो 17 के तत्व हैं, जैसे क्लोरीन हो गया और भी अन्य तत्व हो गए। तो ये सब आप याद रखेंगे। तो ये 17 वर्ग के तत्वों को क्या कहा जाता है? हैलोजन कहा जाता है। तो ये याद रखेंगे। 18 वर्ग के तत्वों की बात कर लेते हैं। तो 18 वर्ग वाले समूह को शून्य समूह के तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शून्य समूह के तत्व। इसमें सभी गैस अक्रिय होती हैं, इसमें सभी अक्रिय गैसें होती हैं। मेंडेलीव की आवर्त सारणी में इसी की कमी थी, इन्होंने अक्रिय गैसों के लिए स्थान ही नहीं छोड़ा था। तो इसमें आपका हो जाएगा हीलियम हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा, क्रिप्टॉन हो जाएगा, जेनॉन हो जाएगा, रेडॉन हो जाएगा। इस तरीके से ये सब अक्रिय गैसें हैं जिनकी अष्टक पूर्ण करती हैं, अष्टक का नियम ये पूर्ण करती हैं ये गैसें। ये सभी गैसें एक परमाणुविक होती हैं। ठीक है, तो ये 18 में अक्रिय गैसें पाई जाती हैं, ये जो पीरियोडिक टेबल होती है इसके हिसाब से। तो ये याद रखिएगा। इसमें जो हीलियम होती है, इसमें से कुछ गैस के कार्य होते हैं जो आपके एग्जाम में सीधे प्रश्न बन सकते हैं। जो हीलियम होती है तो इसमें भी वायुयान के टायर में भरी जाती है। किसमें?
वायुयान के टायरों में भरी जाती है तथा गोताखोरों के सिलेंडर में भी होती है वाली गैस। गोताखोरों के सिलेंडर में भी हीलियम गैस ही भरी होती है। ठीक है। इसके अलावा जो नियोन गैस है, इसमें आप देख रहे हैं नियोन गैस, ये चमकीले प्रकाश के लिए नियोन का उपयोग किया जाता है। कई सारे लैंपों में इसका प्रयोग किया जाता है। चमकीले प्रकाश को पाने के लिए नियोन का उपयोग किया जाता है। जो आर्गन गैस होती है, ये अक्रिय गैसों में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, सबसे अधिक पाई जाती है, सबसे ज्यादा मात्रा इसकी पाई जाती है। ठीक है, आर्गन की। इसके अलावा जो जीनोन गैस है, ये जीनोन एकमात्र अक्रिय गैस है जो उच्च तापमान पर यौगिक बना लेती है। ये उच्च तापमान अगर इसको दे दिया जाएगा तो ये क्या कर लेगी, यौगिक बना लेगी। और जीनोन को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है, इसलिए से क्या कहा जाता है, स्ट्रेंजर। इसको स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है जीनोन को। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा जो रेडॉन है, रेडॉन गैस है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये रेडॉन नामक अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती, इसको प्रयोगशाला में बनाया जाता है सिर्फ। तो इसको सिर्फ और सिर्फ प्रयोगशाला में बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त ये जो गैस होती है, ये ज्वालामुखी से भी निकलती है और सबसे भारी गैस है, ये सबसे भारी है जो रेडॉन गैस होती है। तो ये कुछ गैसों के नाम थे जो हमने देखे, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइए एफ ब्लॉक के तत्वों की बात करते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। तो यह आवर्त सारणी के नीचे के दो समूह में पाए जाते हैं। हम देख रहे हैं किस तरीके से ये पाए जाते हैं। इसमें आप देखेंगे तो लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, दो इसके समूह होते हैं। इसमें 14 तत्व होते हैं। ये परमाणु क्रमांक 58 से 72 तक होते हैं। 14 तत्व होते हैं इसमें, और ये परमाणु क्रमांक 58 से 72 तक होता है इसका परमाणु क्रमांक। ठीक है। और ये जो दूसरा होता है, इसमें जो एक्टिनाइड सीरीज होती है, इसे परमाणु क्रमांक 90 से 103 के बीच में ये कुल तत्व पाए जाते हैं। कुल 14 तत्व पाए जाते हैं। ये भी 14 तत्व ये भी पाए जाते हैं। आप देख रहे हैं दोनों बराबर हैं, तो 14 तत्व ये पाए जाते हैं। तो 90 से 103 इनका परमाणु क्रमांक होता है। तो ये आप याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त जो एफ ब्लॉक के ही तत्व होते हैं, एफ ब्लॉक में ही कई तत्व आंतरिक संक्रमण धातु कहते हैं इनको क्या कहते हैं, आंतरिक संक्रमण, इनर ट्रांजिशन मेटल, संक्रमण धातु, इन्हें आंतरिक संक्रमण धातु भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त एफ ब्लॉक में ही परमाणु ईंधन पाए जाते हैं। परमाणु ईंधन जैसे आप देखेंगे, इसमें यूरेनियम हो जाएगा, इसमें थोरियम हो जाएगा, इसमें पोलोनियम हो जाएगा। इसके अतिरिक्त और भी अन्य परमाणु तत्व पाए जाते हैं। तो कुल मिला के इसमें परमाणु ईंधन भी पाए जाते हैं। इसलिए ये एफ ब्लॉक का महत्व आप देख रहे होंगे कितना महत्वपूर्ण है ये महत्व। ठीक है। तो हमने देखा एस ब्लॉक, हमने देखा इसमें क्षारीय देखा, हमने इसमें क्षारीय मृदा धातुएं देखा। हमने डी ब्लॉक में देखा धातुओं को देखा, जिसमें सारी महत्वपूर्ण धातुएं पाई जाती हैं डी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में हमने देखा कि यहाँ पे किस तरीके से अक्रिय गैसें पाई जाती हैं। इसके अलावा कैलोजन पाए जाते हैं, हैलोजन समूह पाए जाते हैं इसमें। तो हमने इसको देखा। इसके अतिरिक्त अपने एफ ब्लॉक को देखा, जिसमें आंतरिक संक्रमण धातु पाई जाती है। इसके अतिरिक्त इसमें परमाणु ईंधन भी पाए जाते हैं, जो यूरेनियम, प्लूटोनियम, अतिरिक्त यूरेनियम जो परमाणु ईंधन होते हैं, जैसे थोरियम। ठीक है, ये हमने सब कुछ देखा। तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त सारणी में अगर आप बाएं से दाएं जाएंगे तो आयतन, विभव, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है। इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। ये सब क्या मिलेगा यहाँ पे आपको, बढ़ता हुआ मिलेगा सब कुछ। आयतन, विभव, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये सब बढ़ता हुआ मिलेगा। जबकि आप ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो ये तीनों आपको घटते हुए मिलेंगे। बाएं से दाएं जाएंगे तो बढ़ेंगे, और ये अगर ऊपर से आप नीचे जाएंगे तो ये आपको घटते हुए मिलेंगे। ये तीनों चारों तत्व, आयतन, चारों चीजें, आयतन, विभव, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है,
इसके अतिरिक्त आवर्त सारणी बाएं से दाएं जाने पर, अगर आप बाएं से दाएं ही जाते हैं फिर से, तो इसमें परमाणु की त्रिज्या, परमाणु का आकार, धात्विक गुण घट जाता है। परमाणु का आकार इसमें घट जाता है, धात्विक गुण भी घट जाते हैं। जबकि ऊपर से नीचे जाने पर तीनों गुण बढ़ते हैं। ऊपर से आप नीचे की तरफ जाएंगे तो ये तीनों गुण बढ़ते हुए मिलेंगे आपको। परमाणु का आकार बढ़ जाएगा, परमाणु की त्रिज्या बढ़ जाएगी, इसके अतिरिक्त धात्विक गुण बढ़ जाएंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं, ये भी धातुएं यहाँ पे होती हैं। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे धातु, अधातु, उपधातु सब पाए जाते हैं। अंततः इसमें गैसें प्राप्त होती हैं हमें, तो धात्विक गुण तो कम ही हो रहे हैं ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं, आप देखेंगे बाएं से दाएं, ये सब महत्वपूर्ण गुण हैं आपके पीरियोडिक टेबल से संबंधित। ठीक है, चलिए इसको याद रखिएगा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी आपके लिए। तो इस तरीके से आपको ये पीरियोडिक ट्रेंड याद रखना है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऑटोमिक रेडियस यानी परमाणु त्रिज्या, ये सब पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं जो इससे संबंधित गुणधर्म है। इसको परमाणु त्रिज्या हम इस पे बात कर चुके हैं। परमाणु त्रिज्या इसमें हम देख चुके हैं कि किस तरीके से अगर हम इसमें देख चुके हैं कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की त्रिज्या, परमाणु का आकार, धात्विक गुण घट जाता है। तो अगर बाएं से दाएं की तरफ जाया जाए पीरियोडिक टेबल में तो परमाणु त्रिज्या, आकार, ये सब गुण घट जाते हैं। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बातें कही हैं हमने। मेटेलिक कैरेक्टर ये सब हम देख चुके हैं, ब्लॉक के हिसाब से समझ चुके हैं, और इनके तत्वों को हम समझ चुके हैं। इसमें हम नोबल गैसेस को भी समझ चुके हैं। नोबल गैसेस हमने देखी थी यहाँ पे 18 में, जो वर्ग 18 था, इसमें हम नोबल गैसेस को देख चुके हैं। क्या लाभ है इसके, सिग्निफिकेंस क्या है पीरियोडिक टेबल के? तो पीरियोडिक टेबल एक पावरफुल टूल है ये किसी भी तत्वों की प्रॉपर्टी समझने का। इसको अर्थ क्या हुआ कि अगर आप जानना चाहते कि दुनिया कैसे बनी, दुनिया में कैसे विकास हुआ, दुनिया में कैसे ये सब अणु परमाणु इतना सारे द्रव्य बन गए, ठोस, द्रव, गैस बन गए, तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो केमिस्ट्री के हिसाब से, रसायन के हिसाब से समझ होनी चाहिए तत्वों की। तो ये उन तत्वों को जानने का, और जो रहस्यमयी परतें हैं प्रकृति की, इनको जानने का आपको सौभाग्य मिलता है अगर आप रसायन शास्त्र को पढ़ते हो, पीरियोडिक टेबल को पढ़ते हैं। तो अपने आप में जो आवर्त सारणी है, जो दुनिया है, इसके रहस्यों को जो जानने का एक महत्वपूर्ण विचार है और एक महत्वपूर्ण साधन भी है। तो अपने आप में अभी आवर्त सारणी ऐसा हम नहीं कह सकते कि अपने आप में पूरी हो गई है। क्या पता आगे जाके हमें नए कुछ तत्वों के बारे में पता चले, लेकिन अभी हमें 118 के आसपास तत्वों के बारे में जानकारी मिल चुकी है, जिसमें से कुछ मानव निर्मित भी है। जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने 100 के ऊपर जो तत्व हैं, इनके लिए एक नया रास्ता निकाला हुआ है। इनको समझने के लिए इन्होंने एक इसका नामकरण भी अलग तरीके से करते हैं। तो महत्वपूर्ण है कि आगे आने वाले समय में वैज्ञानिक फिर से कुछ नए तत्वों की खोज करेंगे, और जो हमारे विज्ञान है, रसायन शास्त्र है, इसको मजबूती प्रदान करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी अभी खोजें चल रही हैं लगातार। आगे चल के और संभावना है कि इसकी महत्वपूर्ण खोजें होती रहेंगी। ठीक है, तो आप सिर्फ आधुनिक आवर्त नियम जरूर याद रखिएगा। ये अंग्रेज वैज्ञानिक हेनरी मोजले, या फिर मोसले भी बोलेंगे इनको, तो हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी दी थी। इस आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान की तुलना में किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के गुणों को दर्शाने में अधिक सक्षम होता है। यानी इन्होंने परमाणु द्रव्यमान की जगह परमाणु क्रमांक को आधार माना था। ये बात आप जरूर याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इसी के आधार पर आजकल सारा कार्य हो रहा है। जो आपने पढ़ा हुआ ही आधुनिक आवर्त सारणी के आधार पर ही आपने चीजों को पढ़ा है, तत्वों को पढ़ा है। ठीक है, और इसी के अनुसार जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी, इसमें संशोधन भी हुआ था। तो कुल मिला के इनके आधार पर अगर कहें तो तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। यानी एक समय के बाद जो तत्व होते हैं, इनके भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं। उदाहरण के तौर पे हमने एक तत्व लिया हीलियम, तो ये जो है
ये अपने आप में आवर्ती फलन होता है, ये अपने आप में इसके जैसे तत्व के जो गुणधर्म होते हैं रिपीट करते हैं। तो बस यही एक विचार है जिसके आधार पे परमाणु जो आवर्त सारणी है इसमें तत्वों को व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, तो ये सब हम याद रखेंगे। जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसी आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप भी कहते हैं, क्योंकि शुरुआत तो मेंडलीफ ने की थी लेकिन इसके बाद में इसको बदला गया, तो इसीलिए इसको आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप भी कहा जाता है। तो ये सब आप जरूर याद रखेंगे। जो नए तत्व हैं आप देखेंगे 101 से परमाणु क्रमांक जिनका है 118 तक, इनको वैज्ञानिकों के द्वारा लगातार कुछ ऐसे नाम दिए गए हैं जो नाम एक अक्षर के हिसाब से होते हैं। जैसे कि अगर हम कहें जीरो का हो जाएगा तो जैसे इसमें 101 है तो इसका नाम अलग ही आपको मिल जाएगा। मतलब इसमें पहले से नामकरण वैज्ञानिकों ने डिसाइड कर रखा है कि 101 के बाद से 118 अगर हम पहुंच गए, 118 के बाद कैसे हम नामकरण करेंगे, इन सब के बारे में जो IUPAC है, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है केमिस्ट्री से संबंधित, रसायन विज्ञान संबंधित, तो ये संस्था डिसाइड करती है, इनके नामकरण के लिए योगदान भी देती है। तो ये सब आप याद रखिएगा। ठीक है, तो आज हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा की जो हमारी संबंधित थी आवर्त सारणी से। आप जानते हैं हाल फिलहाल में जो केंद्र सरकार इसने भी एक निर्णय लिया है कि जो 10वीं क्लास के बच्चे होते हैं, 9वीं 10वीं के, इनको हम आवर्त सारणी नहीं पढ़ाएंगे, अब आवर्त सारणी 11वीं क्लास के बच्चे पढ़ेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? आवर्त सारणी को समझना काफी मुश्किल काम होता है। इसमें सरकार भी संवेदनशील है, वो जानती है कि बच्चों पे इतना ज्यादा भार नहीं देना है, इसलिए अब 11वीं क्लास के बाद से ही आवर्त सारणी पढ़ाई जा रही है। तो 10वीं 9वीं 10वीं की किताबों से आवर्त सारणी को हटा लिया जाएगा जल्दी ही। तो इसलिए क्योंकि आवर्त सारणी का महत्व बहुत ज्यादा है दुनिया को समझने में। तो आज इस लेक्चर को अब हम यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं किसी अन्य लेक्चर में। नमस्कार।